ठीक है। गुड मॉर्निंग फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स। आपके जो है आज से मैथमेटिक्स की जो है क्लास शुरू हो रही है। ठीक है, मैथमेटिक्स में जो है यहाँ पर जो आप 12th में पढ़ के आए हैं उससे जो है बिल्कुल अलग हो जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब एक अलग तरह की जो मैथमेटिक्स आप यहाँ पे पढ़ोगे। ठीक है, तो किस तरह से होगी, हम लोग सबसे पहले जो है क्या करते हैं कि जो सिलेबस है उसके बारे में आपको जो है इंट्रोडक्शन देते हैं। ठीक है, तो जिससे जो है आपको पता चले कि आपके सिलेबस में है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले जो है हर सब्जेक्ट में आप जानते हैं कितने होते हैं, 3 पेपर। ठीक है, कितने होते हैं, 3 पेपर होते हैं। 3 पेपर में जो है पेपर 1 नाम होता है पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3। पेपर 1 जो है जिसमें जो है सबसे पहले आएगी आपके बीज गणित। ठीक है, और एवरी पेपर में यानी सभी पेपर में जो है यूनिट कितने होते हैं, 5। ठीक है, यूनिट कितने होंगे, 5। तो सबसे पहला जो है बीज गणित यानी कि जिसको बोलते हैं अलजेब्रा। अलजेब्रा जो है आप अच्छी तरह से वाकिफ हो इससे कि आपने स्कूल टाइम में पढ़ी है। इसके आएंगे 3 यूनिट, और इसके बाद जो है इसके साथ जो है वो है आपकी द्विम ज्यामिति यानी कि 2 डायमेंशन थ्योरी। ठीक है, 2 डायमेंशन थ्योरी, डी से मतलब क्या है, डायमेंशन थ्योरी। अब जो है नेक्स्ट यहाँ पे आपके आ जाता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 2 में जो है सबसे पहले जो आपके आएगा यहाँ पे कि अवकलन गणित। ठीक है, यानी कि डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, डिफरेंशियल कैलकुलस। और फिर आ जाएगा समाकलन गणित, जिसको बोलते हैं इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक है, ये आ गया। अब जो है थर्ड पेपर में है, जब आपने 2D पढ़ लिया है ना, तो अब पढ़ेंगे आप यहाँ पे 3 डायमेंशन। अब पहले सबसे पहले ये बता दूं, इसकी जो है आ जाएगी 2 यूनिट। ठीक है, इसमें आएगी आपकी 3 यूनिट, इसमें आएगी यहाँ पे 2 यूनिट। ठीक है, ये आ जाएगी 2 यूनिट। और फिर जो है 3 डायमेंशन जो है यानी कि त्रिविम ज्यामिति यानी 3 डायमेंशन थ्योरी क्या आएगा यहाँ पे, इसकी होगी आपके 4 यूनिट। ठीक है, यानी एक किताब होगी और उसमें जो है 4 यूनिट जो है आपको पेपर 3 के इसमें पढ़ने हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सदिश कलन यानी कि आएगा वेक्टर कैलकुलस। ठीक है, जिसमें होगी आपके 1 यूनिट। यहाँ पे जो है ये दोनों पेपर जो है पूरे प्रैक्टिकल टाइप है। ठीक है, ये जो है ये टॉपिक भी पूरा प्रैक्टिकल है, ये टॉपिक जो है वो थोड़ा थ्योरेटिकल है। ठीक है, ये जो है थोड़ा सा थ्योरेटिकल है। 1, 2, 3 और 4 टॉपिक जो आपके हैं, जैसे अलजेब्रा है, 2D है, और यहाँ पे जो है डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैलकुलस है, और उसके बाद जो है यहाँ पे वेक्टर कैलकुलस है यानी कि सदिश कलन है। ये जो है क्या होंगे कि आपके प्रैक्टिकल टाइप के क्वेश्चन होंगे, और बाकी जो है क्या है, थोड़े थ्योरेटिकल है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यूनिट 1, 2 और 3, और उसमें जो है जितने आपके टॉपिक है उतनी की उतनी आपकी बुक्स रहेंगी। ठीक है, उतनी की उतनी बुक्स रहेंगी। तो अब जो है यहाँ पे
क्या है कि टॉपिक मैंने बता दिए, लेकिन हम लोग जो है जैसे आप देख रहे हो बोर्ड पे लिखा हुआ है कि हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं पेपर 1, ठीक है। और पेपर 1 जो है उसमें जो है पढ़ रहे हैं हम लोग यूनिट 2, जो कि है समीकरण सिद्धांत यानी थ्योरी ऑफ इक्वेशन, ठीक है। सबसे पहले जो हम थ्योरी ऑफ इक्वेशन पढ़ते हैं, ये सबसे पहले पढ़ने का मतलब इस वजह से कि भाई बहुत ही इजीएस्ट जो है टॉपिक है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाता है, जल्दी से समझ में आ जाता है, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्या होगा कि इक्वेशन सॉल्व करनी होगी, तो आपको जो है पहले ही पता है कि इक्वेशन कैसे सॉल्व की जाती है, उसके आपने जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करके देखी है पहले, ठीक है। तो इसमें हम लोग करेंगे आपके कि त्रिघात समीकरण यानी कि क्यूबिक इक्वेशन, और दूसरा इसमें चतुर्थ घात समीकरण यानी कि बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये प्रोसीजर इसमें रहेगा। तो बीजगणित जो है 3 यूनिट बहुत अच्छी तरह से पढ़ने होते हैं। तो एक और आपको बात कहना चाहूंगी कि मैं बोर्ड पे जो है सारा लिखूंगी, ठीक है। तो आप जो है नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि अपने हाथ से आप जितना लिखोगे उतना अच्छा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैं दोनों ही लैंग्वेज में बोलती जाऊंगी, हिंदी और इंग्लिश में, दोनों में, ठीक है। पूछना चाहते हैं, चलिए यहाँ पे जो है मैं आपके यूनिट 2 पेपर 1 का यूनिट 2 स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। और ये पर्पस ये है कि बहुत ही इजीएस्ट टॉपिक है, तो इस वजह से तो सबसे पहले जो है मैं बेसिक से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि मैं आपके कोर्स का नहीं पढ़ाऊंगी, इससे पहले आपको थोड़ा बेसिक बता देती हूँ। चलिए, आपने जो है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है पढ़ी है ना, जिसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। किस टाइप की होती है, इसका जो है जनरल फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, ये आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसमें पता है दो तरह की होती है, एक ऐसी होती है कि जिनका सॉल्यूशन हम जो है a b और c जो है देख के सीधा ज्ञात कर सकते हैं ना यहाँ पे। तो मैं अगर एक इक्वेशन लिखना चाहूँ तो ये वाली जो है सबसे बेस्ट है, जो मेरे दिमाग में अभी जस्ट आई, ये सबसे बेस्ट है। थोड़ी बड़े लिख देती हूँ जिससे पता चले आपको। कौन सी, x² 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन अगर आप फाइंड करोगे तो सबसे पहले क्या करना होगा कि पहले देखना होगा कि ये जो x² है और x है, इसके जो है कोफिशिएंट्स क्या है, यानी कि गुणांक क्या है, ठीक है। इसका तो 1 हो गया, ठीक, काम बन गया। अब इसका है यहाँ पे 5 और यहाँ पे जो है कांस्टेंट क्या है, यहाँ पे 6 है। तो ऐसे नंबर जो है 6 को जो है ऐसे दो नंबर में डिवाइड करना होता है कि उसको जो है ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो मुझे यहाँ पे जो है ये मिडिल वन वाला जो है ना वो मिलना चाहिए। तो आप जानते हैं कि 2 और 3 जो है ऐसे दो नंबर है जिनको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 6 जो है मिलता है, लेकिन हम लोग जब ऐड करते हैं उसको ऐड करते हैं तो हमको यहाँ पे 5 मिलता है। और अगर ऐड करेंगे तो हमारी इक्वेशन पे भी जो है फर्क नहीं पड़ रहा है, क्यों, क्योंकि ये देखिए इस तरह से हो जाएगी कि 2x प्लस 3x प्लस 6 x² 2x प्लस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो हमारी इक्वेशन में जो है यहाँ पे कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वो जैसी थी वैसी की वैसी है यहाँ पे। तो चलिए अब इसके फैक्टर बन सकते हैं। यहाँ से जो है x को कॉमन लेंगे तो ये x प्लस 2, और यहाँ से 3 को कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखेंगे कि x प्लस 2 जो है वो भी इन दोनों टर्म्स में से जो है वो क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो ये x प्लस 3, बाकी रिमेनिंग क्या बचेगा x यहाँ पे, और यहाँ पे 3 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू जो है आपको 2 मिलेगी, -2 और x इज इक्वल टू -3। ये प्रोसीजर आपने स्कूल टाइम में कर लिया था, ठीक है, स्कूल में आपने पढ़ा है। लेकिन पता है इसको ये भी करने की जरूरत नहीं है,
जो हमारे श्रीधराचार्य है वो इसका सॉल्यूशन जो है इसके कोफिशिएंट लेकर भी जो है देते हैं। ठीक है, अब दो तरीके थे, एक तो ये तरीका था कि उसमें जो है आप देख लो और उसको फैक्टराइज कर लो और उसका सॉल्यूशन फाइंड कर लो। ठीक है, लेकिन अब आप मुझे ये बताइए कि इसके फैक्टर हो सकते हैं कि नहीं? हो सकते हैं? पॉसिबल तो नहीं है ना, क्योंकि देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के आगे जो है कोफिशिएंट कितना है 1, एक्स के आगे 1 और वहां पे 2 है। अगर मैं 2 - 1 करूं तो मुझे 1 तो मिल रहा है, लेकिन नेगेटिव साइन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे अगर नेगेटिव साइन होती ना तो ये पॉसिबिलिटी थी, अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं तो ये पॉसिबल है, तो ये सॉल्यूशन पॉसिबल है। लेकिन ये जो है ये पॉसिबल नहीं है। तो अगर ऐसी इक्वेशन हमें मिल जाती थी तो श्रीधराचार्य, सबसे पहले जो है इसका जनरल फॉर्म लिखूंगी। श्रीधराचार्य का जो है फॉर्मूला क्या था कि x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac अपॉन क्या था यहाँ पे 2a। ठीक है, अपॉन क्या था यहाँ पे 2a। तो चलिए वैल्यू पुट करें। सबसे पहले जो है चेक कर लेते हैं a की वैल्यू कितनी है। a की वैल्यू जो है 1 है, b की वैल्यू यहाँ पे 1 है और c की वैल्यू यहाँ पे 2 है। तो वैल्यू पुट कर ले, -1 प्लस माइनस ये 1 का स्क्वायर 1 और -4ac यानी कितना आ जाएगा 4 × 1 × 2 यानी यहाँ पे आ जाएगा आपके 8 अपॉन यहाँ पे 2a यानी कि 1। ठीक है, b² की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, 4 × a यानी 4 × 1 × 2 यानी आ जाएगा -8 और ये जो है आपका सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा कि -7 अपॉन 2। लेकिन आपको पता है ना माइनस में कभी जो है रूट में नहीं लिखते, किसी भी नंबर को जो है अंदर माइनस में नहीं लिखते। तो उसके लिए जो है मैथमेटिशियन ने क्या किया कि एक ऐसा जो है नंबर जो है उन्होंने इन्वेंट किया कि जो इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। और वो नंबर कौन सा था? आयोटा। वो नंबर कौन सा था? आयोटा। तो बोलते हैं कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू जो है क्या हो जाती है यहाँ पे -1। तो आयोटा की वैल्यू जो है आप जानते हैं कितनी होती है -1। तो यहाँ पे जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो है सॉल्यूशन आपके आ जाएगा x इज इक्वल टू -1 और प्लस माइनस आयोटा √7 अपॉन 2। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये द्विघात समीकरण के हल जो है वो प्राप्त होते हैं। यानी इस टाइप से जो है आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ क्या था, सिंपल थी। पावर कितना है यहाँ पे 2। ठीक है, यहाँ पे पावर 2 है, लेकिन पता है 3 और 4 के लिए बहुत डिफिकल्ट है सॉल्व करना। अगर यहाँ पे जो है मैं लिख दूं क्यूब x³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0 तो सॉल्यूशन बहुत डिफिकल्ट है ना, बहुत डिफिकल्ट है। अगर मैं लिख दूं कि ax4 प्लस bx² प्लस cx प्लस x4 bx³ प्लस cx² प्लस dx प्लस e इज इक्वल टू 0 तो ये बड़ी जो है बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगी। तो उसका सॉल्यूशन भी बहुत डिफिकल्ट है भाई, ऐसे सीधा सीधा तो ज्ञात होगा ही नहीं। लेकिन ये थ्योरी ऑफ इक्वेशन में जो है ऐसे मेथड है जो आपको क्या देते हैं कि वह क्यूबिक इक्वेशन और बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो है सॉल्यूशन देते हैं। ठीक है, तो चलिए आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन तो पढ़ा। ठीक है, जब आप आई थिंक 10th में आ जाता है या 9th 10th दोनों में किसी क्लास में आता होगा। मुझे पुराने कोर्स के बारे में पता है, नए कोर्स की जो है थोड़ा नॉलेज कम है। तो यहाँ पे जो है क्या करते हैं कि मान लीजिए कि इसके मूल यानी कि इस द्विघात समीकरण यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मूल यानी कि क्या होगा रूट्स। इसके रूट्स जो है वो कौन से हैं? अल्फा और बीटा है। इसकी रूट्स क्या है? अल्फा और बीटा है। तो मुझे ये बताइए कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या लिख सकते हो आप जानते हैं ना, सीधा आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे ही आएंगे। ठीक है, क्या करते हैं पहले, सबसे पहले जो है ए से डिवाइड कर देते हैं इस इक्वेशन को। ए से डिवाइड कर देते हैं, फिर जो है
अगर हमें रूट्स अगर हमें पता होते हैं, यानी कि अगर हमें मूल पता होते हैं, तो हम जो है उसकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण जो है वो बना सकते हैं। कैसे? ऐसे, आगे नेगेटिव साइन, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। क्या होता है यहाँ पे? आगे नेगेटिव साइन होता है और x का जो है कोफिशिएंट होता है अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग, और कांस्टेंट टर्म होता है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल। ठीक है, मूलों का गुणनफल, ये आपने पढ़ा है। ठीक है, अब कंपेयर करो, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आती है? माइनस बी अपॉन ए, और इसकी वैल्यू कितनी आती है? ये सी अपॉन ए। तो ये वैल्यूज जो है हमें याद हो जाती है। कैसे याद होती है? कि वहां पे जो है हम लोग सिमेट्रिक रूट्स के लिए जो है कुछ हमको रिलेशन दिए होते थे, और उसमें हम लोग वैल्यू पुट करके जो है वो रिलेशन जो है फाइंड करते थे कि क्या था। तो ये भी प्रोसीजर जो है आपने 9th 10th में जो है वो किया होगा सिमेट्रिक रूट के बारे में। अब ये तो क्या है? ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए है। ठीक है, अब मैं यही का यही जो है वो क्यूबिक के लिए भी लिखूंगी, यही का यही मैं उसके लिए बाय क्वाड्रेटिक के लिए भी लिखूंगी। देखिए यहाँ पे जो है x का जो है कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 होना चाहिए, 1 है, ध्यान रखिएगा। फिर यहाँ पे जो है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे 1 है। ठीक है, और x का कोफिशिएंट क्या है? यहाँ पे सम ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का योग, और कांस्टेंट क्या है? फिर से बोलती हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स यानी कि मूलों का गुणनफल, ये है। ठीक है, अब यही का यही मुझे आपके क्यूबिक और आपको बाय क्वाड्रेटिक के लिए बताना है। ठीक है, तो चलिए अब जो है आपके कोर्स का स्टार्ट होता है, जो आपको आपकी बुक से जो है टॉपिक से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है, हाँ यहीं से शुरू करेंगे। टॉपिक है समीकरण के मूलों एवं गुणांकों में संबंध, यानी कि रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। ठीक है, रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट ऑफ इक्वेशन। तो सबसे पहले अब मुझे क्या करना है कि क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक के लिए बताना है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ी ना एक ही अलग अलग थोड़ी ना करूंगी, तो मैं क्या करूंगी? जनरल इक्वेशन लिखूंगी, और जनरल इक्वेशन लिखने के बाद जो है उसको हम लोग जो है n इज इक्वल टू 3 और n इज इक्वल टू 4 लेके जो है वो लिखेंगे। और आपको मेन तो जो है आपको कौन से याद रखने हैं? क्यूबिक और बाय क्वाड्रेटिक के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो है जनरल सॉल्यूशन यानी जनरल इक्वेशन यानी कि व्यापक समीकरण लिखिए। जनरल इक्वेशन जिसका जो है पावर कितना है? n। कौन सा होगा? a n। ठीक है, सबसे पहले a0 xn, a1 xn माइनस 1, a2 xn-2 से लेकर लास्ट टर्म आ जाएगा आपका an इज इक्वल टू 0। और पता है आपको कि अगर ये इज इक्वल टू 0 नहीं लिखूं, अगर मैं इज इक्वल टू 0 नहीं लिखूं तो ये इक्वेशन नहीं होती है, ये पॉलिनोमियल होती है ऑफ ऑर्डर n, यानी कि एक बहुपद होती है। कौन से? n घात की एक बहुपद होती है, यानी कि एक पॉलिनोमियल होती है ऑफ ऑर्डर n की। और जैसे ही मैं इसको इक्वल टू 0 लिख देती हूँ तो ये इक्वेशन जो है बन जाती है, और इसके सॉल्यूशन जो हम लोग फाइंड कर सकते हैं। और इसमें जो है क्या होना चाहिए? a0 जो है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है,
अब जो है क्या करेंगे कि यहाँ पे जो है a0 से जो है पूरी इक्वेशन को हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। तो x की पावर n दिस इज इक्विवेलेंट टू, तीन लाइनों का मतलब होता है कि दिस इज इक्विवेलेंट टू a1 अपॉन a0 x की पावर n माइनस 1, a2 अपॉन a0 x की पावर n माइनस 2 से लेकर an अपॉन a0 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब जो है मैं ये एज्यूम करती हूँ कि इस इक्वेशन के जो है रूट्स जो है वो अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर कहाँ तक जाएंगे, पावर कितनी है n, कहाँ तक जाएंगे n तक जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे लिखेंगे कि माना समीकरण के मूल अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n है। Let the roots of the equation is alpha 1, alpha 2 and alpha n। ठीक है, अब देखिए मैंने इक्वेशन लिखी थी एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, दिस इज इक्विवेलेंट टू x माइनस 2, सॉरी x प्लस 2 और x प्लस 3। राइट हूं ना, मैं राइट हूं, मल्टीप्लाई करके देख लो। x square plus 5x plus 6 this is equivalent to x plus 2 और x plus 3 is equal to 0। मैं बिल्कुल राइट हूँ, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लो सेम वही आएगा, आएगा ना। और रूट्स भी x इज इक्वल टू माइनस 2, x इज इक्वल टू माइनस 3 आ ही रहे हैं। तो अगर मैं कहती हूँ कि मेरी इक्वेशन के जो है रूट्स जो है वो क्या है, यानी मूल क्या है, अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर अल्फा n है, तो मैं इस इक्वेशन को इसके इक्विवेलेंट लिख सकती हूँ। देयरफॉर xn a1 अपॉन a0 x की पावर n माइनस 1, a2 अपॉन a0 x की पावर n माइनस 2 से लेकर an अपॉन a0 इज इक्विवेलेंट टू, अब क्या लिखूंगी कि x माइनस अल्फा 1, x माइनस अल्फा 2 एंड x माइनस अल्फा 3 एंड सो ऑन x माइनस अल्फा n इज इक्वल टू 0। ठीक है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। ये हो गया। अब फिर से है ना दिमाग लड़ाओ एक, चलिए मैं यहाँ पे मैं एक कैलकुलेशन करती हूँ। x माइनस अल्फा 1 और x माइनस अल्फा 2 को मैं मल्टीप्लाई करूँ तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन अल्फा 1 प्लस अल्फा 2x और अल्फा 1 इंटू अल्फा 2। ठीक है, ये जब दो फैक्टर लिए, अब मैं तीन फैक्टर का करती हूँ। ठीक है, इन तीन फैक्टर को मल्टीप्लाई करती हूँ। पहले तो दो फैक्टर मल्टीप्लाई किए, ठीक है, यहाँ तक कि दो फैक्टर मल्टीप्लाई किए तो एक्स स्क्वायर आया, फिर आगे साइन आ गई माइनस, क्योंकि देखिए माइनस अल्फा 1x माइनस अल्फा 2x होंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई करके देख लो। और फिर जो है क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस कॉमन निकाल दिया और ये दोनों माइनस में है तो मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस के हो जाएंगे। लेकिन आप जो है तीन फैक्टर को मल्टीप्लाई करके देखो तो सबसे पहला तो एक एक्स क्यूब आएगा। मैं देखो डायरेक्ट लिखूंगी यहाँ पे, आप खुद करके देखना हाँ घर पे कि कैसे हो रहे। तो यहाँ पे जो है पहला एक्स क्यूब आ जाएगा, फिर माइनस एक टर्म तो ये आएगा क्योंकि एक बार अल्फा 1x अल्फा 2x और अल्फा 3x आएंगे। ठीक है, तो उसमें से जो है नेगेटिव आ जाएगा, आगे सबके आगे नेगेटिव कॉमन आ जाएगा और क्या आएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर यहाँ पे प्लस में अब क्या होगा कि दोनों मल्टीप्लाई होंगे, अल्फा 2 अल्फा 3 और अल्फा 3 अल्फा 1, और इसमें से x कॉमन आएगा, लेकिन आगे जो देखिए ये नेगेटिव के है ना, तो दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो पॉजिटिव के होंगे। और फिर लास्ट में क्या होगा पता है, लास्ट में ये होगा कि अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 का जो है ये प्रोडक्ट होगा, तीनों का जो है क्या होगा मल्टीप्लिकेशन होगा। तो देखो जब मैंने दो फैक्टर को अगर मल्टीप्लाई किया था, ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा 2x
अल्फा 1 अल्फा 2 इज इक्वल टू 0 आया था। जब मैंने 3 फैक्टर को मल्टीप्लाई किया है तो पहला तो एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे 3 के लिए एक्स क्यूब आ जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ जो है अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 आएंगे, तो हम लोग क्या किया, ब्रैकेट में रख के -1 को कॉमन ले लिया, ठीक है। और सेकंड अब मल्टीप्लाई करके देखना घर पे, मैं तो सीधा डायरेक्ट, मुझे पता है, मैंने सीधा डायरेक्ट लिख दिए, यहाँ पे कर नहीं रही हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट जो है ये टर्म आएगा जिसमें दोनों अल्फा 1 और अल्फा 2 और अल्फा 3 जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे और जुड़ेंगे, यानी कि ऐड होंगे। और लास्ट टर्म आएगा यहाँ पे। तो अब तो ये इक्वेशन कहाँ तक जाती है, n तक जाती है। तो अब इसके कैसे लिखेंगे, सेम प्रोसीजर होगा, ठीक है ना। दिस इक्वेशन इज इक्विवेलेंट टू x टू द पावर n माइनस कॉमन अल्फा 1 अल्फा 2 से लेकर कहाँ तक जाएगा, अल्फा n तक जाएगा, ठीक है। और x की पावर कितनी आ जाएगी, n-1 और प्लस, अब क्या होगा, दो रूट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 2 अल्फा 3 एंड सो ऑन, अल्फा n-1 अल्फा n और x की पावर आ जाएगी n-2। फिर नेक्स्ट टर्म कौन सा हो जाएगा, यहाँ पे अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, फिर अल्फा 2 अल्फा 3 अल्फा 4, यहाँ पे 3 है ये, ठीक है। और एंड सो ऑन। अब लास्ट टर्म कौन सा होगा, थोड़ा अंदाजा लगाना थोड़ा मुश्किल काम है, तो मैं यहाँ पे छोड़ देती हूँ क्योंकि उससे हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जैसे हम लोग आगे जाएंगे तो जो इसका लास्ट टर्म होगा उसके आगे पहले जो है नेगेटिव आती है कि पॉजिटिव, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव आई तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे क्या आ जाएगी नेगेटिव, यहाँ पे ये नेगेटिव साइन आ जाती है, नेगेटिव पॉजिटिव और नेगेटिव। तो ये n पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कौन सी साइन आएगी। और अब सभी के सभी जो है ऑलमोस्ट जो है क्या होंगे, उनका प्रोडक्ट होगा और इज इक्वल टू 0 और इज इक्वल टू 0। अब देखिए मेरे पास नीचे ये इक्वेशन लिखी हुई है, हाँ मैंने ये बिटाई नहीं है, नीचे लिखी हुई है। अब आप कंपैरिजन करके देख लो, x की पावर n x की पावर n, ठीक है। फिर जो है अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा n क्या आ जाएगा, -a1 अपॉन a0। फिर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 2 अल्फा 3 से लेकर अल्फा n-1 अल्फा n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये a2 अपॉन a0, लेकिन क्या होगा पॉजिटिव, ठीक है पॉजिटिव। और सेम नेक्स्ट स्टेप में जो है जब 3 रूट्स जो है आपस में मल्टीप्लाई होंगे और उनका जो है हम लोग सम लेंगे, ठीक है, यानी कि योग करेंगे, तो ये आ जाएगा a3 अपॉन a0। तो मैं क्या करूंगी, यहीं तक लिखूंगी, ठीक है। और नेक्स्ट जो है आपको टर्म क्या होगा, अल्फा 1 इंटू अल्फा 2 इंटू अल्फा 3 एंड सो ऑन, into alpha n -1 to the power n and en upon a0। देखो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। अब यहाँ पे n पे डिपेंड करेगा, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये तो मैंने आपको जनरली बताया, लेकिन मैं अभी जो आपको क्यूबिक के लिए यानी कि त्रिघात समीकरण के लिए और दूसरी बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि चतुर्थघात समीकरण के लिए जो मैं कराऊंगी, मैं आपको यहाँ पे याद ही करा दूंगी, आपको याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहीं पे जो है बोर्ड पे ही हम लोग याद करेंगे, ठीक है। तो ये मैंने क्या बताया कि पहले जनरली बताया। अब जनरली चीज अगर जो देखिए थियोरेटिकली पहले बताई जाती है ना, तो वो हमेशा हमको अच्छी तरह से याद रहती है कि भाई ये आया कहाँ से, कैसे किया मैम ने, पता नहीं कहाँ से लेके आए। तो मैंने क्या किया, मेरी पढ़ाने का मेरा तरीका यही है कि सबसे पहले जो है बेसिक से शुरू करो, थियोरेटिकल पार्ट हो, और उसके बाद जो है क्वेश्चन आते हैं। तो ये क्या होता है कि ये अच्छी तरह से ध्यान में रहता है, याद रहता है आपको,
चीजें, ठीक है। और मेरा जो है भले सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर, दोनों में जो है इसी तरह से है तरीका कि आप जो है पहले जो है बेसिक पढ़ोगे और उसके बाद ही जो है आगे क्वेश्चन पढ़ोगे। अब इसके आएंगे क्वेश्चन भी आएंगे, तो अलग अलग तरह के जो है प्रश्न हम लोग, तो यानी अलग अलग तरह के जो है क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। और मैं आपको नेक्स्ट जो है क्लास में ये क्यूबिक और बायक्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी त्रिघात समीकरण एवं चतुर्घात समीकरण के लिए जो है यहाँ पे बोर्ड पे याद करा दूंगी।